हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम क्या कर रहे हैं, कल जो हमने डिस्कस किया था, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने, सॉल्व एग्जाम्पल 1 डिस्कस किया था। उसका फॉर्मेट हमने बना के रखा है, 3 पेज का फॉर्मेट बना। पहले पेज पर जर्नल बनाया, दूसरे पेज पर फिर से हमने हाफ पेज जर्नल बनाया, नीचे नई बैलेंस शीट उन्होंने पूछी थी वो बनाई, फिर तीसरे पेज पे हमने वर्किंग नोट के अंदर ये 3 अकाउंट्स बनाए। कौन से रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। एंड जाते जाते मैंने आपको गुडविल कैसे कैलकुलेट किया था उसका इंफॉर्मेशन दिया था कि जो गुडविल की अमाउंट है 2 लाख है, पूरे बिजनेस की है, उसमें से अपर्णा 1/5 शेयर यानी कि 40,000 रुपीज गुडविल के लिए पे करेगी। राइट, तो ये यहां तक क्लियर था कल सबको। आज क्या करते हैं, फटाफट इस सम को सॉल्व करते हैं। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारे रेगुलर प्रैक्टिस है वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। जर्नल एंट्रीज को हम सबसे एंड में पूरा सम टैली करने के बाद देंगे। राइट, इट विल सेव योर टाइम एंड एनर्जी। करिए ट्रांजैक्शन, अब इसकी जर्नल एंट्री किया, बाद में हम क्या करेंगे, जो ट्रांजैक्शन है उनको समराइज करके उसकी जर्नल एंट्री देंगे। इज इट क्लियर? तो हमारा पहला काम क्या है कि पहले काम में हम ये 3 अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट को टैली करेंगे, एंड फिर बैलेंस शीट टैली होने के बाद गिव जर्नल एंट्रीज। दोनों को एक साथ करने जाओगे तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, खिचड़ी बन जाएगी, फिर ना आपका टैली होगा बैलेंस शीट, ना आपका जर्नल एंट्री ठीक से बनेगा। सो इट्स बेटर, जैसे हम अभी तक जितने सम सॉल्व कर रहे थे हमने किसी में भी जर्नल एंट्री नहीं दी, वी वर जस्ट फॉलोइंग आवर स्टेप्स। तो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे, बैलेंस शीट टैली करेंगे, बैलेंस शीट टैली करने के बाद जर्नल एंट्री एक एक करके देंगे। इज इट क्लियर? तो हाउ टू डू इट, तो फिर से पहला स्टेप क्या है हमारा, पहला स्टेप कि पुराने बैलेंस शीट के कैपिटल को उठाओ एंड पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखो। तो मैं फिर से वही कर रहा हूं, तो मैं पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिख रहा हूं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सुजाता के कॉलम में 1 लाख एंड पूर्णिमा के कॉलम में 1,40,000। सिंपल है स्टेप 1। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर क्वेश्चन में है तो उनको उठाओ, पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में बांटो। तो लायबिलिटी साइड में अगर मैं देखता हूं तो ना जनरल रिजर्व है, ना रिजर्व फंड है, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। क्रॉस चेक करो ऑन दी एसेट साइड, एसेट साइड में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या पीएनएल अकाउंट में से तीनों में से कुछ है क्या? आंसर इज नो। राइट, अगेन जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एसेट में हो ही नहीं सकता, पीएनएल अकाउंट है या नहीं वो एसेट में चेक करो, तो आंसर इज नो। इज इट क्लियर? तो स्टेप 2 कुछ नहीं करना है, नो जनरल रिजर्व, नो रिजर्व फंड, नो पीएनएल अकाउंट। आगे बढ़ो, स्टेप 3 वही एसेट से कैश को उठाओ एंड कैश अकाउंट के डेबिट में लिखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। ये हमारी जनरल स्टेप 3 है, वही मैं कर रहा हूं। तो पहले 3 स्टेप्स क्लियर है। अब चौथी स्टेप क्या है, चौथी स्टेप कहता है सॉल्व द एडजस्टमेंट, ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट गिव डबल इफेक्ट। राइट, तो वही प्रिंसिपल पर हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स को एक एक करके सॉल्व करेंगे एंड हर एक एडजस्टमेंट को डबल इफेक्ट देंगे। तो स्टार्ट विथ फर्स्ट एडजस्टमेंट, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 lakhs एंड अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो वो कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए का गुडविल है, उसमें से अपर्णा अपना हिस्सा लेके आएगी। तो कल ऑलरेडी हमने कहा था अपर्णा शेयर ऑफ गुडविल इज 40,000। तो नथिंग बट अपर्णा गुडविल के लिए 40,000 रुपए लेके आएगी। यस और नो? अपर्णा गुडविल के लिए कितना रुपया लेके आ रही है? 40,000 रुपया लेके आ रही है। तो 40,000 वो क्या लेके आएगी? कैश कह रहे हैं वो, गुडविल इन कैश। तो 40,000 रुपया कैश, 2 लाख नहीं लाएगी वो, ये क्लियर है सबको? 2 लाख पूरे फर्म का गुडविल है। क्या कह रहे? गुडविल इज वैल्यूड 2 लाख, गुडविल 2 लाख है, उसमें से अपर्णा अपना हिस्सा लेके आएगी। सेकंड लाइन क्या कह रहे वो, या अगला पार्ट क्या कह रहे, अपर्णा टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल, तो उसका हिस्सा कितना है? 1/5। तो कल हमने वर्किंग नोट किया था, यस और नो? अपर्णा शेयर ऑफ गुडविल 1/5 कितना है? 40,000। राइट, तो 40,000 रुपया वो गुडविल लेके आएगी। तो 40,000 का पहला इफेक्ट वो कैश लेके आ रही है, तो मैं कैश के डेबिट में लिखूंगा टू गुडविल 40,000। यस और नो? ये हमारा ऑलवेज फर्स्ट इफेक्ट है, गुडविल कैश में आ रहा है तो टू गुडविल 40,000। अब इस गुडविल को मैं क्या करूंगा, पुराने पार्टनर्स के बीच में उनके सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। यस और नो? तो मैं पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय गुडविल, बट गुडविल आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन सैक्रिफाइस रेशियो। अगेन सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? अपने आप को क्वेश्चन पूछो, द आंसर इज नो। क्योंकि यहां पर उन्होंने क्वेश्चन में आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताया, आपको उन्होंने सिर्फ नए पार्टनर का हिस्सा बताया है। तो अगर हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो वो एग्जैक्टली अपने ओल्ड रेशियो के बराबर ही आएगा। तो यहां पर सैक्रिफाइस रेशियो इज नथिंग बट इक्वल टू old ratio which is equal 1:1, right? तो sacrifice ratio is equal to old ratio is equal to equal nothing but मैं goodwill को पुराने पार्टनर्स के बीच में इक्वली यानी कि 20,000 दूंगा सुजाता को, 20,000 दूंगा पूर्णिमा को। इज इट क्लियर? तो अपर्णा ने 40,000 रुपए गुडविल लाए, वो मैंने पुराने पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइस रेशियो में यानी कि 20,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। इज इट क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऑन एडजस्टमेंट नंबर 2। राइट, तो वो क्या कह रहा है एडजस्टमेंट नंबर 2, अपर्णा टू ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल और हर कैपिटल। तो अपर्णा 1 लाख रुपया अपना कैपिटल के लिए लेके आएगी। तो 1 लाख रुपया क्या लाएगी वो? कैश। तो फिर से मैं उसको उठाऊंगा, कैश के डेबिट में लिखूंगा टू
कैपिटल या टू अपर्नास कैपिटल 1 लाख रुपीस, पहला इफेक्ट 1 लाख रुपया कैपिटल के लिए आया तो टू अपर्नास कैपिटल 1 लाख रुपया। एंड दूसरा इफेक्ट पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट बट अपर्ना के कॉलम में 1 लाख रुपीस, क्योंकि ये 1 लाख रुपया अपर्ना का कैपिटल है। क्लियर है यहां तक? तो ये गुडविल लाने का भी हम वही कर रहे थे इससे पहले वाले सम में, कैपिटल का भी वही एंट्री कर रहे हैं, नथिंग न्यू इन दिस। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं वो चलते हैं तीसरे एडजस्टमेंट पर। तो तीसरे एडजस्टमेंट वो कह रहे हैं प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। आपको सन्ड्री डेटर्स पर 10% की क्या करनी है, प्रोविजन करनी है, नथिंग बट आरडीडी प्रोवाइड करना है। तो पुराने बैलेंस शीट में देखो डेटर्स है कितने हैं, तो पुराने बैलेंस शीट में मेरे पास 26,000 रुपीज के डेटर्स है, तो उस 26,000 के डेटर्स को उठाओ, राइट, नए बैलेंस शीट में लिखो जो हमने सेकंड पेज पे बनाई है ना, नीचे बनाई है हमने, तो वहां पर लिखो डेटर्स, इनर कॉलम में 26,000, राइट। अब आरडीडी कैलकुलेट करो, 26,000 पर आपको कितनी आरडीडी मेंटेन करनी है, 10%, तो 26,000 का 10% हुआ 2,600, तो इमीडिएटली नीचे लिखो माइनस आरडीडी 2,600, तो 26,000 माइनस 2,600 आपकी डेटर्स बाहर बचे 23,400। एंड बीइंग आरडीडी हमारा लॉस है कि नहीं, डेटर की वैल्यू कम हो रही है, आरडीडी की वजह से डेटर कम हो रहे हैं, तो आरडीडी इज आर लॉस, उसे मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करूंगा टू आरडीडी कितना 2,600। तो नॉर्मल जैसे हम करते वैसे ही किया मैंने, डेटर्स को पहले एसेट्स में लिखा, आरडीडी सब्ट्रैक्ट की एंड आरडीडी बीइंग लॉस रीवैल्यूएशन के डेबिट में सेकंड इफेक्ट दे दिया, राइट। चलते हैं अगली एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर सी हो गया, एडजस्टमेंट डी या फोर्थ एडजस्टमेंट क्या कह रहे हैं वो, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट ₹80,000। लैंड एंड बिल्डिंग को आपको वैल्यू करना है कितना, 80,000। तो फिर से पुरानी बैलेंस शीट में देखो मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, 60,000, तो 60,000 के लैंड एंड बिल्डिंग में एडजस्टमेंट में क्या कह रहे हैं, 80,000 करो, तो मतलब 60,000 के बिल्डिंग को 80,000 तक लेके जाना है, नथिंग बट मुझे बिल्डिंग को 20,000 से एप्रिसिएट करना है। कैसे 20,000, तो डिफरेंस ऑफ 80,000 एंड 60,000 इज 20,000, राइट। 60 की बिल्डिंग 80 पर लेके जाओ तो बिल्डिंग को 20,000 से एप्रिसिएट करना है, तो सिंपल है ये भी। तो पुराने बैलेंस शीट की बिल्डिंग उठाओ, नए बैलेंस शीट में इन कॉलम में लिखो बिल्डिंग 60,000, नेक्स्ट लाइन पर लिखो प्लस एप्रिसिएशन 20,000, तो 60 प्लस 20 टोटल बिल्डिंग बाहर बच गई 80,000। क्लियर है? बिल्डिंग एप्रिसिएट हो रही है मतलब बिल्डिंग बढ़ रही है, इसलिए ये मेरे लिए प्रॉफिट कहलाएगा, यस और नो। बिल्डिंग इज माय एसेट, एसेट इंक्रीज होने पर मेरा फायदा है, प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट को मैं इमीडिएटली क्या करूंगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखूंगा। बाय बिल्डिंग कितने का फायदा हो रहा है, 20,000 रुपीज का, यस और नो, या बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऑन दी पांचवी और आखिरी एडजस्टमेंट। देखो जर्नल एंट्रीज पूछी इसलिए उन्होंने एडजस्टमेंट भी कम एंड सिंपल दी है। तो क्या कह रहे हैं वो पांचवी आखिरी एडजस्टमेंट, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी को 20% से रिड्यूस करो, मतलब स्टॉक को भी 20% रिड्यूस करना है, प्लांट एंड मशीनरी को भी 20% से रिड्यूस करना है। तो मैं पुराने बैलेंस शीट से पहले स्टॉक उठाता हूं, तो मेरे पास पुराने बैलेंस शीट में 40,000 का स्टॉक था, वो मैं नए एसेट्स में लिखता हूं या नए बैलेंस शीट के एसेट्स में लिख रहा हूं, स्टॉक इनर कॉलम में 40,000 माइनस डेप्रिसिएशन, राइट, रिड्यूस कर रहे हैं मतलब इट इज डेप्रिसिएशन 20%, तो 40,000 का 20% बना 8,000, तो 40 माइनस 8 बाहर स्टॉक बचा 32,000, राइट। अब प्लांट डेप्रिसिएट हो रहा है, यानी मेरे लिए फायदा है या नुकसान है, द आंसर इज दिस इज माय लॉस, यस और नो। तो इस नुकसान को मैं कहां पर पोस्ट करूंगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में मैं लिखूंगा टू स्टॉक 8,000, स्टॉक मेरा 8,000 से कम हो रहा है, 8,000 मेरा नुकसान है, राइट। सेम एडजस्टमेंट में प्लांट एंड मशीनरी भी कहा है कि उन्होंने रिड्यूस करो, तो पुराने बैलेंस शीट में देखो प्लांट एंड मशीनरी 70,000 है, उसको उठाओ, नए बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखो प्लांट एंड मशीनरी 70,000 इन अ कॉलम, राइट, माइनस डेप्रिसिएशन 20%, तो 70,000 का 20% बना 14,000, तो 70,000 माइनस 14,000 मेरी प्लांट एंड मशीनरी बाहर बचेगी 56,000। फिर से प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, एसेट कम हो रही है, डेप्रिसिएट हो रही है, मतलब मेरा नुकसान है, तो उस डेप्रिसिएशन का या नुकसान का सेकंड इफेक्ट में दूंगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में, मैं लिखूंगा टू प्लांट एंड मशीनरी कितना नुकसान हो रहा है, 14,000 रुपीज। क्लियर है? तो वी आर डन विद ऑल दी एडजस्टमेंट्स, राइट। सारे एडजस्टमेंट हमने सॉल्व किए, सारे एडजस्टमेंट को डबल इफेक्ट दिया, गुडविल का डबल इफेक्ट हुआ, कैपिटल का डबल इफेक्ट हुआ, फिर हमने क्या किया, आरडीडी क्रिएट की, फिर हमने लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिसिएट किया, प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिसिएट किया एंड स्टॉक को डेप्रिसिएट किया। उनसे होने वाला फायदा नुकसान रिवैल्यूएशन के डेबिट क्रेडिट में लिखा एंड जो चेंजेस थे वो एसेट्स में रिकॉर्ड किए। अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री अभी नहीं करेंगे, सब कुछ टैली करने के बाद जर्नल एंट्री करेंगे। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे, बट पहले आप करेंगे, फिर आप
बैलेंस करने के बाद मेरे साथ कंपेयर करो। अगर आपने कल ऑलरेडी सॉल्व करके इन्हें बैलेंस किया है तो वेरी गुड, तो इमीडिएटली कंटिन्यू करो लेक्चर को, नहीं तो अभी क्या करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन टैली करो, बैलेंस शीट टैली करो, फिर इस वीडियो का अगला लेक्चर देखो कि पोस्टिंग करने के बाद हम टैली कैसे करते हैं। वही रेगुलर फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करो, प्रॉफिट लॉस निकालो, उसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करो, उसे नए बैलेंस शीट में लिखो, फिर आके कैश अकाउंट क्लोज करो, उसका बैलेंस नए बैलेंस शीट में लिखो, पुरानी बैलेंस शीट नए बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करो एंड बैलेंस शीट को टैली करो। तो इतना आपको करना है। टेक योर टाइम, 5 से 10 मिनट ले लो, वीडियो को तब तक पॉज मोड पे रखो। एक बार टैली हो गया फिर आगे देखो कि हाउ टू टैली द सम एंड हाउ टू गिव द जर्नल एंट्री, राइट। चलो तो पॉज द वीडियो। चलो तो सबने अपना अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैली किया, सबकी बैलेंस शीट टैली होनी ही चाहिए। इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। हमने अभी तक 10-12 सम सॉल्व किए, तो इसमें ये काफ़ी इजी वाला सम था, सारी ट्रांजैक्शन इजी थी और मैंने अभी बता भी दी थी, आपको बस क्लोज करना था। तो अगर आपने क्लोज किया होगा तो रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है 4600। कितना आ रहा है रिवैल्यूएशन लॉस? 4600, जो मैं सुजाता एंड पूर्णिमा के बीच में क्या करूंगा, इक्वली डिवाइड करूंगा। तो सुजाता को मिलेगा 2300 एंड पूर्णिमा को मिलेगा 2300, राइट। तो लॉस आया सबका रिवैल्यूएशन में, डेबिट साइड बड़ी थी इसलिए देयर इज अ रिवैल्यूएशन लॉस। इमीडिएटली इस रिवैल्यूएशन लॉस को मैं उठाऊंगा एंड पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखूंगा एज टू रिवैल्यूएशन लॉस। सुजाता के कॉलम में 2300 एंड पूर्णिमा के कॉलम में 2300। तो रिवैल्यूएशन लॉस पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में चला गया। अब इमीडिएटली मैं क्या करूंगा, पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस करूंगा। पार्टनर्स कैपिटल को कैसे बैलेंस करते हैं, इजी टास्क है, ये आपको जरूर आना चाहिए, राइट। तो सबने पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस किया होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस करने पर आपको टू बैलेंस कैरिड डाउन। सुजाता का मिला होगा 1,17,700। सुजाता के क्रेडिट में 2 एंट्रीज है, टोटल है 1,20,000, डेबिट में लॉस है 2,300, तो 1,20,000 एंड 2,300 का डिफरेंस आ रहा है 1,17,700। सेम इज विद पूर्णिमा। पूर्णिमा के क्रेडिट में 2 एंट्रीज है, उसकी टोटल है 1,60,000, राइट, माइनस 2,300 रिवैल्यूएशन लॉस, तो पूर्णिमा का बैलेंस आ रहा है 1,57,700 एंड अपर्णा के क्रेडिट में केवल 1 लाख है, डेबिट में कुछ नहीं है, तो अपर्णा का बैलेंस इज 1 लाख। इसे हम क्या कहेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। एंड इन तीनों का कैपिटल उठाएंगे, राइट, कैपिटल उठाएंगे एंड हमारे नए बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो नए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखो, क्या लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल फर्स्ट लाइन पर, उसे अंडरलाइन करके सुजाता का 1,17,700, पूर्णिमा का 1,57,700, अपर्णा का 1 लाख। इज इट क्लियर? तो मैंने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज किया, उनके बैलेंसेस को मैंने नए बैलेंस शीट में लिख लिए, राइट। नई बैलेंस शीट हम बना रहे, उन्होंने एज अ आंसर आपको पूछा है इसलिए वो हमारा पार्ट है। ये 3 अकाउंट्स हमारे वर्किंग नोट है, राइट। अब क्या करूंगा मैं, कैपिटल तो क्लोज हो गया, कैपिटल का बैलेंस चला गया नए बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। अब मैं फिर से वर्किंग नोट में आता हूं, जो मेरा कैश अकाउंट है उसे मैं बैलेंस करता हूं। ये पहले 3 अकाउंट वर्किंग नोट के क्लोज करो। तो कैश को बैलेंस करने पर कैश के डेबिट में 3 एंट्रीज है जिसकी टोटल है 2,20,000, इसलिए बैलेंसिंग फिगर भी आ रही है 2,20,000। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,20,000 कैश में सबको मिलना चाहिए। इज इट क्लियर? तो कैश के 2,20,000 अब मैं क्या करूंगा, उठाऊंगा एंड फिर से नए एसेट्स में या नए बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखूंगा कैश 2,20,000। यहां तक क्लियर है, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो कैश तक हो गया, राइट। तो मैंने जो वर्किंग नोट में तीनों अकाउंट थे कैश तक क्लोज किया, सबको मैंने क्या किया, बैलेंस शीट में पोस्ट किया। पहले रिवैल्यूएशन क्लोज किया, लॉस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज किया, उनका बैलेंस मैंने लायबिलिटी में लिख लिया, कैश क्लोज किया, उसका बैलेंस मैंने अभी एसेट्स में लिख लिया, राइट। तो यहाँ पर हमारे पहले 3 अकाउंट्स क्लोज हो गए। अब मुझे बैलेंस शीट टैली करनी है, बट बैलेंस शीट टैली करने से पहले हम क्या करेंगे, नई बैलेंस शीट पुराने बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करेंगे, स्टार्टिंग विद द लायबिलिटी साइड, राइट। तो मैं पुराने बैलेंस शीट के लायबिलिटी में पहला आइटम उन्होंने दिया है कैपिटल। तो नए बैलेंस शीट में ऑलरेडी सुजाता पूर्णिमा का कैपिटल के साथ साथ अपर्णा का कैपिटल भी आ गया, तो पुराना कैपिटल फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। फिर से पुराने बैलेंस शीट में देखोगे तो लायबिलिटी साइड में अगला आइटम है क्रेडिटर्स। नए बैलेंस शीट में आपको क्रेडिटर्स दिख रहा है क्या? आंसर इज नो। तो हमने कहीं पर एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त क्रेडिटर्स को हाथ लगाया था क्या? आंसर इज नो। तो क्रेडिटर्स इज अनटच्ड। तो मैं पुराने बैलेंस शीट से क्रेडिटर उठा रहा हूं, नए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख रहा हूं क्रेडिटर्स 34,000।
सेम वे पुराने बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स के बाद था बिल्स पेएबल। अगर नए बैलेंस शीट में मुझे बिल्स पेएबल नहीं दिख रहा है तो एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त फिर से वही क्वेश्चन कि हमने उसको हाथ लगाया था क्या, आंसर इज नो। तो बिल्स पेएबल इज ऑल्सो अनटच। तो पुराने बैलेंस शीट से बिल्स पेएबल उठाओ, नए बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखो बिल्स पेएबल 26,000 आउटर कॉलम में। इज इट क्लियर? तो मैंने पुरानी बैलेंस शीट की लायबिलिटी विद नए बैलेंस शीट की लायबिलिटी कंपेयर की। अब सेम वे पुराने बैलेंस शीट की एसेट्स मैं नए बैलेंस शीट के एसेट्स के साथ कंपेयर करता हूं। स्टार्टिंग विद मेरे पास पहला क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग के साथ हमने क्या किया, नए बैलेंस शीट में मुझे लैंड एंड बिल्डिंग ऑलरेडी एप्रिसिएटेड वैल्यू में दिख रहा है, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग ऑलरेडी नए बैलेंस शीट में दिख रहा है, सो इट इज नॉट अनटच, तो उसको इग्नोर करो। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या है अगला आइटम, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद उन्होंने दिया प्लांट एंड मशीनरी। तो मुझे नए बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी भी दिख रहा है, तो मैं फिर से उसको हाथ नहीं लगाऊंगा, उसे छोड़ दो। प्लांट एंड मशीनरी के बाद अगला आइटम पुराने बैलेंस शीट में था फर्नीचर। तो नए बैलेंस शीट में मुझे फर्नीचर दिख रहा है क्या, आंसर इज नो। अगेन एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त हमने कहीं पर फर्नीचर को हाथ लगाया क्या, आंसर इज नो, मतलब फर्नीचर इज अनटच्ड। तो मुझे पुराने बैलेंस शीट के एसेट से फर्नीचर उठाना है, नए बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखना है फर्नीचर 24,000। क्लियर है? तो मैंने नए बैलेंस शीट में क्या किया, पुराना फर्नीचर उठाया, नए बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखा बिकॉज फर्नीचर वाज अनटच्ड। फर्नीचर के बाद पुराने बैलेंस शीट में आपके पास था सन्ड्री डेटर्स। तो मुझे नए बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स दिख रहा है आरडीडी माइनस करके, मतलब नए बैलेंस शीट में डेटर्स इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड, तो फिर से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। डेटर्स को इग्नोर करो। अगला आइटम क्या है, स्टॉक। तो स्टॉक नए बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है क्या, आंसर इज यस। पुराने बैलेंस शीट में स्टॉक है, नए बैलेंस शीट में भी स्टॉक है, तो फिर से स्टॉक लिखने की जरूरत नहीं है। पुराने बैलेंस शीट में लास्ट आइटम है एसेट साइड में कैश। तो नए बैलेंस शीट में मेरे पास कैश है क्या, आंसर इज यस। ऑलरेडी मेरे पास कैश रिकॉर्डेड है, जो मॉडिफाइड कैश है, जो चेंज होकर कैश है। पुरानी 80,000 थी, नई 2,20,000 है, सो देयर इज अ चेंज बट कैश इज रिकॉर्डेड। तो फिर से मुझे 80,000 रिकॉर्ड करने की जरूरत है क्या, आंसर इज नो। सो मतलब सिर्फ फर्नीचर अनटच था पिछले एसेट्स में से, वो मैंने लिख लिया। लायबिलिटी में क्रेडिटर्स बिल्स पेबल लिख लिया एंड एसेट्स में फर्नीचर लिख लिया। सो अनटच्ड आइटम्स को हमने रिकॉर्ड किया। तो अब क्या होना चाहिए, हमारी बैलेंस शीट शुड गेट टैली, राइट। तो कितने अमाउंट पे टैली होनी चाहिए, तो सब लोग अपनी अपनी बैलेंस शीट टैली करोगे तो वो टैली हो रही है 4,35,400 ऑन बोथ द साइड्स। कितने पे टैली हो रही है, 4,35,400 ऑन एसेट साइड एंड ऑन द लायबिलिटी साइड। तो यहां पर बैलेंस शीट टैली हो गया, मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी भी हमें जर्नल एंट्रीज देनी बाकी है, राइट। इन नॉर्मल केस हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता आफ्टर टैलिंग द बैलेंस शीट, राइट। बट यहां पर हमने पूछी है जर्नल एंट्रीज, तो हमें क्या करना है, अभी जो हमने सम सॉल्व किया उनको उठा के जर्नल में पोस्ट करना है। नॉर्मल प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पहले जर्नल एंट्रीज करो फिर लेजर बनाओ, ऐसा नहीं करना है, राइट। ऑलवेज कंप्लीट योर लेजर, क्योंकि उसकी आदत है हमें, स्टेप्स फॉलो करो, लेजर्स को कंप्लीट करो, बैलेंस शीट को टैली करो, राइट, एंड फिर उसके हिसाब से जर्नल एंट्री दे दो, राइट। अब जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो हम क्या करेंगे, हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन की एक जर्नल एंट्री देंगे, हम समराइज करेंगे। लाइक समराइज करना है मतलब क्या करना है, आपको ट्रांजैक्शन को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके फिर उनका जर्नल एंट्री देना है। तो ये जर्नल एंट्री कैसे देते हैं, तो मैं आता हूं जर्नल एंट्री में, राइट। अब इसमें मुझे एक एक करके जर्नल एंट्री देना है, बट मैंने अभी आपको कहा कि जब हम जर्नल एंट्री देंगे तो हम स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, हम जर्नल एंट्री की कैटेगराइज, जर्नल एंट्रीज या ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज करेंगे एंड फिर उन कैटेगरीज के हिसाब से जर्नल एंट्री देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट कैटेगरी की नए पार्टनर ने क्या क्या लाया, उसकी जर्नल एंट्री होगी, तो गुडविल एंड कैपिटल है उसकी एक जर्नल एंट्री होगी। फिर सेकंड कैटेगरीज की आपने कौन से एसेट्स को रिवैल्यूएशन किया, तो प्रॉफिट वाले आइटम्स की जर्नल एंट्री अलग देंगे, लॉस वाले आइटम्स की जर्नल एंट्री अलग देंगे। इज इट क्लियर? फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस की जर्नल एंट्री अलग करेंगे। इज इट क्लियर? तो ऐसे हमें अलग अलग कैटेगरीज में ट्रांजैक्शंस को कैटेगराइज करना है, उनमें भी हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। जर्नल एंट्री देने के लिए अलग स्टेप्स, गेटिंग इट, सम टैली करने के लिए, लेजर बनाने के लिए अलग स्टेप, जो हमने बैलेंस शीट तक कर लिया, बैलेंस शीट टैली होगी हमारे रेगुलर 4 स्टेप। बट जब हम जर्नल एंट्री करने के लिए जाएंगे तो मैंने जैसे कहा कि हमें ट्रांजैक्शंस को सेग्रीगेट करना है, राइट, तो उनके लिए वी हैव टू फॉलो अलग स्टेप्स। तो कैसे करना है वो हम देखते हैं कल वाले लेक्चर में। यहां तक क्लियर है, राइट। तो कल आने के बाद पहली बार हम जर्नल एंट्री दे रहे हैं तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, मुझे हर एक स्टेप को आपको डिटेल में समझाना है, तो इसलिए मैं अभी आपको जल्दी जल्दी में उसे समझाना नहीं चाहता हूं। कल आने के बाद हम आराम से समझते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर जर्नल एंट्रीज। इज इट क्लियर? तो मिलते हैं कल आने के बाद। इसी क्वेश्चन का ऑलरेडी हमारा टैली हो गया, बैलेंस शीट बन गई, बट अब सिर्फ क्या बाकी है, जर्नल एंट्रीज बाकी है। तो कल आने के बाद हम सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे ऑन द जर्नल एंट्रीज कि अब इन लेजर की एंट्रीज को जर्नल में कैसे कन्वर्ट करना है, राइट। चलो, तो कल हम आने के बाद जर्नल एंट्री करते हैं, तब तक सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।